अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है क्रॉन्स डिजीज़। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि जो क्रॉन्स डिजीज़ है और अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये दोनों बिलोंग करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के ग्रुप से। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो होगी वो कंबाइंड एक सिंड्रोम हमारे पास है, डिजीज़ आएगी किसकी, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ की। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉन्स डिज़ीज़ को। क्रॉन्स डिज़ीज़ बेसिकली क्या होती है कि ये इन्फ्लेमेशन ही होती है। ठीक है, किसकी मतलब ये मोस्ट कॉमनली स्मॉल इंटेस्टाइन को करती है, लेकिन एनी पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कैन बी इन्वॉल्व। तो अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कॉजिंग स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू और इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यूज़ इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट involving small intestine and large intestine, but most commonly the small intestine. Learning objectives हैं, by the end of the session learner will be able to discuss the causes, risk factors, manifestations of the following Crohn's disease, discuss the diagnostic, medical and surgical management of Crohn's disease. Definition: chronic inflammatory bowel disease, unknown etiology, any part of the GI tract to mouth to anus can be affected. Crohn's disease is an inflammatory bowel disease. It causes inflammation of your digestive tract, which can lead to abdominal pain, severe diarrhea, fatigue, weight loss, and malnutrition. Epidemiology: incidence 9.56 per 100,000, prevalence 115,000 in UK, age of onset to peaks 15 to 30 years, more common in 60 to 80 years, रेयरली कॉमन। फीमेल मेल रेशियो क्या है, 1.8 टू रेशियो 1, यानी कि फीमेल्स में 1.8 और मेल्स में 1। चिल्ड्रन दिस इज़ रिवर्स्ड। अब करेक्टराइज इसको करते हैं किस में, कि करेक्टराइज बाय फोकल एसिमेट्रिकल ट्रांसम्यूरल ओकेजनली ग्रैनुलोमेटस और इन्फ्लेमेशन के जो है वो इन वजह से हो सकती है कि एसिमेट्रिकल हो सकती है, ग्रैनुलोमेटस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। करेक्टराइज इसको कर सकते हैं ट्रांसम्यूरली और फोकली। अब ये क्या करती है कि इट में अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बट पर्टिकुलरली द टर्मिनल इलियम एंड प्रॉक्सिमल कॉलन। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये दोनों आते हैं कि प्रॉक्सिमल कॉलन और टर्मिनल इलियम। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि मोस्ट कॉमनली ये अक्कर होती है। Disease is restricted to the small bowel in 30% of patients and large bowel in 30% of patients. 40% of patients have involvement of the small and the large bowel, यानी कि small and large intestine दोनों जो है वो involvement हो सकती है। तो मोस्ट कॉमनली हमें स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है, पर जो है वो एनी पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन कैन बी इन्वॉल्व। फिस्चुला एंड स्ट्रिक्चर्स में बी प्रेजेंट। Unlike ulcerative colitis, there may be an unaffected bowel between areas of active disease Kiplians। अब यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है कि unaffected bowel between areas of active disease के अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरह जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि उसकी तरह नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे unaffected bowel होता है। द क्लिनिकल कॉज इज़ करेक्टराइज बाय एग्जेसरबेशन एंड रिमिशन। क्लिनिकल कॉज से ये होगा कि सिविरिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी और रिमिशन भी जो है वो मतलब हो जाती होती है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बात हो रही है गैस्ट्रोड्यूडेनल की। ठीक है, 5% ये इन्वॉल्व हो सकता है। कॉलन 2% यहाँ पे चांसेस होते हैं। 20% डिस्टल इलियम है, राइट कॉलन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। रिस्क फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसकी जो कॉज होता है वो अननोन ही होता है, या फिर जो अगर कॉज की अगर बात करें तो वो अननोन होगा, या फिर जो है वो इम्यून सिस्टम यानी कि ऑटो इम्यून जो कॉज होगा वही इसका होगा। और अगर ऑटो इम्यून की बात करें तो फिर से वही बात आती है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो लीड करता है किसको, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, अल्सरेशन हो जाती है जिसकी वजह से क्या होगा कि थिकनिंग जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल की, और जो इवेंचुअली फिर क्या होगा कि मतलब थिकनिंग जो होगी वो क्या होने लग जाएगी, लाइनिंग जो होगी उसकी एपिथेलियल लाइनिंग जो होगी वो डिस्टर्ब होने लग जाएगी, डैमेज होने लग जाएगी। ठीक है, और इवेंचुअली क्या होगा कि क्रॉन्स डिजीज़ के जो है वो सिम्टम्स आ जाएंगे। यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ही बेसिकली जो होता है ना, उसी से हमें जो है वो ये लीड मिलता है। ठीक है, यानी कि एसोसिएटेड होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस से ही। और उसके बाद क्या होगा कि जो दूसरी बात हमने की है कि इसमें एंटीबॉडीज़ जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, और वो जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स के
इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्रॉन्स डिजीज़ जो है वो डेवलप होने लग जाती है। अब रिस्क फैक्टर जो इसके होंगे वो एज भी हो सकती है, यानी कि जो यंग होंगे बिफोर 30 ईयर्स, एथनिसिटी हो सकती है, रेस की वजह से हो सकता है कि वाइट पीपल जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि जेनेटिकली जो है ये पेरेंट्स से जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, सिबलिंग से फर्स्ट लाइन जो रिलेशन होगा वहाँ से जो है वो कोई अगर ऐसा पेशेंट जो कि पहले से उसकी हिस्ट्री में होगा तो जो दूसरा पर्सन होगा वो क्या होगा, वाइट रिस्क होगा किसके, डेवलपिंग क्रॉन्स डिजीज़ के। इसी वजह से भी क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगी और क्रॉन्स डिजीज़ जो है वो अक्कर हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फेक्शियस एजेंट्स सच एज माइकोबैक्टीरियम, पैराट्यूबरकुलोसिस, सुडोमोनास हैव ऑल बीन इम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सारे बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि इन्फेक्शियस हमारे पास आ सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से होगा, तो जो बैक्टीरियाज होंगे वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इंक्रीज इन TNF अल्फ़ा, हाई फैट डाइट्स एंड जेनेटिक म्यूटेशंस हैव ऑल बीन mooted एज पॉसिबल कॉजेज़, यानी कि फिर से वही बात जो हमने जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस था उसके कॉजेज़ थे, वैसे ही जो हैं वो इसके कॉजेज़ हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है, कि डाइट की वजह से हो सकता है, हाई फैट डाइट की वजह से हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है, और TNF अल्फ़ा जो होता है उसकी जो है वो इंक्रीज़ की वजह से क्या होगा कि जो क्रॉन्स डिजीज़ है उसका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। सिम्टम्स हैं आगे हमारे पास, सिम्टम्स में क्या आ रहा है कि एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्पिंग और स्वेलिंग होगी, एनीमिया, फीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जॉइंट पेन, मेल एब्जॉर्प्शन, परसिस्टेंट और रिकरेंट डायरिया, स्टमक अल्सर्स, वॉमिटिंग, वेट लॉस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पहले से डिस्कस की हुई हैं। क्रॉन्स डिजीज़ अब अगर आई में होगा तो इन्फ्लेमेशन, माउथ में अल्सर्स हैं, स्टोमाटाइटिस हो सकता है, स्किन अल्सर्स हैं, सोर्स बन जाते हैं, स्टमक वॉमिटिंग होगी, ठीक है, इंटेस्टाइनल में डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्पिंग है, अल्सर्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं, लिवर और बाइल डक्ट में भी इन्फ्लेमेशन होती है, जॉइंट्स में पेन होगी, स्वेलिंग होगी, रेक्टल ब्लीडिंग है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी कि क्रॉन्स डिजीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि फिर से अल्सरेटिव, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनके जो सिम्टम्स हैं, इनकी जो जो कॉजेज़ हैं, ठीक है, एक तो कॉजेज़ इनके अननोन है, दूसरे सिम्टम्स जो हैं वो इनके सिमिलरली ही एक दूसरे के आ रहे होते हैं, पैरेलल। तो एग्जामिनेशन जनरल इल हेल्थ देखेंगे, वेट लॉस और डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, पायरेक्सिया देखेंगे, और उसके बाद एब्डोमिनल टेंडरनेस देख लेंगे, डिस्टेंशन तो नहीं है, पैल्पेबल मैसेज तो नहीं बन रहे हैं, एनल और पेरी एनल जो लीजन्स हैं, एब्सेसिस हैं, फिस्चुलाज, उनको असेस कर लेंगे एंडोस्कोपी वगैरह करके या फिर सिग्मोइडोस्कोपी करके, माउथ अल्सर्स, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्रॉन्स जो है वो, यानी कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस का मतलब ये है कि जो एक तो इंटेस्टाइन में हो रहा है ना कि डायरिया हो रहा था, फटीग हो रही थी, वेट लॉस हो रहा था, लॉस ऑफ एपिटाइट थी, ठीक है, माउथ सोर्स थे, इसके अलावा जो हमने एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल भी पढ़े हैं कि इन्फ्लेमेशन हो रही है आइज़ की, स्किन की, जॉइंट्स की, लिवर और बाइल डक्ट जो है वो इन्फ्लेम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस आते हैं, तो उसकी भी हम एग्जामिनेशन कर लेंगे, असेसमेंट कर लेंगे उनकी। इन्वेस्टिगेशंस में क्या है, ब्लड्स आ रहे हैं, FBCs करवा लेंगे, यानी कि फुल ब्लड काउंट करवा लेंगे, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन करवा लेंगे, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेंगे, और LFTs करवा लेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह, स्टूल कल्चर करवाएंगे, माइक्रोस्कोपी करवा लेंगे, जिसमें हम जो है वो क्या देखेंगे कि बैक्टीरिया की, जो स्टूल कल्चर में हम बैक्टीरिया की जो वो होगी प्रेजेंस, उसको देख लेंगे। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है कि एंटी सीरीविजिए एंटीबॉडीज़ पेरीन्यूक्लियर, ठीक है। अब ये जो दोनों होती है ना, ये बेसिकली हमारे पास जब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उसमें जो है वो एंटीबॉडी जो डिवेल्प हो रही होती हैं वो होती है ASCA या फिर ANCA होती है, ठीक है, ASCA होती है, ANCA होती है। तो ये बेसिकली क्या कर रही होती हैं कि रिस्पॉन्स जो है वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स दे रही होती हैं। तो इनको भी हम देख सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ अगर प्रेजेंट होंगी तो जो है वो हमने कैसे उसको डील करना है, या हमें पता चल जाएगा कि कॉज जो है वो ऑटो इम्यून है या फिर बैक्टीरियल है या फिर जेनेटिकली आ रहा है। और जेनेटिकली कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो जीन्स प्रेजेंट होंगे, IBD होगा, NOD2 होगा, IRGM होगा,
तो ये जो है वो जेनेटिकली जीन्स आएंगे, और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, और बैक्टीरियाज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इस तरह से हम देख सकेंगे कि कॉज इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो इम्यून रिस्पॉन्स कॉज आएगा, या फिर जेनेटिकली, या फिर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन से जो है वो हमें पता चल सकेगा। फुल ब्लड काउंट, फुल ब्लड काउंट इज़ अ कॉमन ब्लड टेस्ट टू चेक अ पर्सनस जनरल हेल्थ। अब ये जहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना भी फुल ब्लड काउंट होता है उसमें हम सब कुछ देख लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स देखते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, हर एक चीज़ की असेसमेंट हो रही होती है ताकि जनरल हेल्थ जो है वो पेशेंट की विजुलाइज कर सकें, ठीक है, और देख सकें कि अनीमिया तो नहीं हो रहा है, ठीक है, और बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो वाइट ब्लड सेल्स का काउंट किया जा रहा है, ठीक है, और ब्लीडिंग अगर हो रही है, ठीक है, तो जो ब्लड काउंट है, ठीक है, अगर वो कम हो रहा है तो ये भी देखना पड़ता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो तो नहीं डेफिशिएंट हो रहे हैं, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स सही होंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो फुल ब्लड काउंट करवाएंगे। सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाते हैं, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा कि जो है वो एल करवा लेंगे ताकि पता चल सके कि एल में हम जो है वो क्या देख लेंगे कि जो हमारा लिवर का जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो सही से हो रहे हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से। वो जो है अगर इन्फ्लेमेशन होगी लिवर की तो उसमें हम असेस कर सकेंगे, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स क्रेटिनिन वगैरह देखेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो देख सकें कि प्रोटीन तो नहीं आ रहे हैं, और यूरिया में जो है प्रोटीन तो नहीं है, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये नील आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन से देखेंगे। मैनेजमेंट में क्या है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे देंगे, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ब्यूडिसोनाइड है, 5-ASA है, प्लस माइनस एड ऑन एजिथोप्रीन और मेकैप्टोप्यूरिन, ठीक है, या फिर ये बायोलॉजिक इन्फ्लिक्सिमैब, या फिर जो है वो एडिलीम्यूमैब देते हैं। यानी कि जो बायोलॉजिक का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास, जैसे हमने बात की ना कि ऑटो इम्यून जो है वो हमारे पास चीज़ें, मतलब ऑटो इम्यून जो है वो डिसऑर्डर हो सकता है ये, तो ऑटो इम्यूनिटी के लिए, यानी कि इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं कि हम बायोलॉजिक्स देते हैं, यानी कि मोनोक्लोनल जो है वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसमें क्या आ जाएगा कि इन्फ्लिक्सिमैब या फिर एडेलीमुमैब वो है देंगे, ताकि उससे क्या हो सके कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है हमारा उसको सप्रेस कर सकें, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स तो मतलब दे ही रहे हैं, देते हैं हम लोग, ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे देंगे, स्टेरॉइड्स वगैरह दे देंगे, ठीक है, और अगर डायरिया तो एंटी डायरियल भी दे देंगे, लोप्रामाइड वगैरह। तो इस तरह से जो है वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे इसकी। और इसके अलावा आगे क्या आएगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो हमने पहले भी बात की है उसी से रिलेट करेंगे कि बोवल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रिक्चर्स हो सकती हैं, अल्सर्स बन जाएंगे, ठीक है, फिस्टुलास जो कि लीड किसको करेंगे कि एप्सिस को लीड कर जाते होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, एप्सिस हो जाता है, और एनल फिशर्स जो हैं वो उनकी जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि कॉलन कैंसर डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो क्रॉन्स डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इसके अलावा अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 4 तरह की जो है वो मेजर टाइप्स आती हैं इसकी क्रॉन्स डिजीज़ की, जिसमें क्या आ जाएगा कि इलियोकोलाइटिस आता है, ठीक है, इलियाइटिस आता है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आता है, और जिजनलाइटिस आता है। अब इसको अगर हम देखें तो इलियोकोलाइटिस जो होता है वो इन्फ्लेमेशन वो अक्कर किस में हो रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और और क्या होता है कि पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है दोनों का जो है, यानी कि जो हमने पहले बात की थी कि इलियम और जो प्रोक्सिमल कॉलन था दोनों में अगर इन्फ्लेमेशन होगी उस एरिया में तो उसे क्या बोलेंगे कि इलियोकोलाइटिस है। इलाइटिस में क्या होगा कि स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन डेवलप होगी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम में, ठीक है, अगर इलियम में सिर्फ डेवलप हो रही है इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो रही है तो उसको इलाइटिस बोलेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इलियोकोलाइटिस, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन कैन बी इन्वॉल्व और इन्फ्लेम्ड इन इलियोकोलाइटिस। नंबर सेकंड पे है इलाइटिस,
इलाइटस, यानी कि इसमें क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगी वो उसकी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होगी, यानी कि जो इलियम होगा उस वो अगर इन्फ्लेम होगा, स्वेल्ड होगा, तो वो इलाइटस होगा हमारे पास, उसको बोलेंगे कि ये टाइप है क्रोन डिजीज़ की, इलाइटस। इसके अलावा जो तीसरी आती है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो रही है किसकी, स्टमक की, और जो टॉप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम जो होगा, स्टमक और ड्यूडेनम जो होगा, स्टमक एंड टॉप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जब इफेक्ट होंगे, इन्फ्लेम्ड होंगे, तो उसे बोलेंगे कि गैस्ट्रोड्यूडेनल, जो कि इसका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस्ट्रोड्यूडेनल। इसके अलावा जो फोर टाइप आती है, फोर्थ टाइप में क्या होगा कि जीजनो इलाइटस आएगा। इसमें क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, वो क्या होगी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जीजनम में होगी, ठीक है। तो जब जीजनम इन्वॉल्व होगी तो वो जीजनोलाइटिस होगा। गैस्ट्रोड्यूडेनल में इन्फ्लेमेशन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ड्यूडेनम यानी कि टॉप ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम की और स्टमक की, ठीक है। एलाइटिस में इलियम की, और इलियोकोलाइटिस में पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉलन जो है वो जो है वो इन्वॉल्व होंगे, यानी कि इलियम और प्रॉक्सिमल कॉलन जो है वो इसमें इन्फ्लेम्ड होंगे। तो ये हमारे पास जो थी वो कॉमन या फिर मेजर टाइप्स आ रही थी, जिसमें से कॉमन जो थी वो इलियोकोलाइटिस हमारे पास आती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था क्रोन्स डिजीज़, और यहाँ तक हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है कि हम जो है वो किस तरह से इसको करेक्टराइज़ कैसे करेंगे, सिम्टम्स इसके क्या होंगे, रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके क्या होंगे, ट्रीटमेंट और टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आज का हमारा टॉपिक था क्रोन्स डिजीज़। यहाँ पे जो बात हुई ना रिस्क फैक्टर्स में इन्फेक्शियस एजेंट्स की, तो यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, सूडोमोनास है, और फिर एंड लिस्टेरिया है, ठीक है। ए जो डी और एल है वो मिक्स हो गया, तो एंड लिस्टेरिया जो है वो इसके रिस्क फैक्टर्स में आते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है।